Hello everyone, welcome to Champions of Akash. So the champion that we are going to be meeting right now, इनके पेरेंट्स का बस चलता तो वो उनके साथ एग्जाम हॉल में बैठ के एग्जाम दे आते और जानना है इनकी स्टोरी में क्या है, आओ इनसे बातचीत करते हैं. लेट्स वेलकम वेदांत टू द स्टेज विद अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज. So Vedant, I hear it from you, I hear it from everyone around you कि आपकी फैमिली का बहुत ही important रोल रहा है Yes. आपके इस एग्जाम के लिए, आपकी इस तैयारी के लिए. तो how do you want to share your experience? My family, I will like to say, one of the biggest gifts that I have received from God. Without my family, it won't have been possible. When was the time when you realized, okay, I have to be a doctor and I have to start working towards my goals? I didn't decide कि मेरे को डॉक्टर बनना है. I was told कि तेरे को डॉक्टर बनना है. Explaining it, it was like कि मेरे को गाइड करा जा रहा था कि डॉक्टर is a good profession. If I want to join it, then there is full support. And eventually, when I got into this line, I really liked it. So मेरे को भी लगा कि हाँ, डॉक्टर is a very noble profession and it's a very beautiful one. So I decided to कि हाँ, डॉक्टर ही बनना है. Were there any regrets at that time कि मुझे ये लेना चाहिए था या नहीं लेना चाहिए था? Not at that time, but during the journey, जैसे जब मार्क्स कम होते हैं या फिर जब बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तब लगता था कि यार कुछ और ले लेते, थोड़ा चिल हो जाता लाइफ में, थोड़ा हम भी इंजॉय कर लेते, हम भी इंस्टाग्राम पे अकाउंट बना लेते, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं. हाँ, बट वो उस मोमेंट के लिए लगता था. द नेक्स्ट मोमेंट ऑनवर्ड्स नोबल प्रोफेशन है और इतना कुछ सीखने को मिलता है, तो या इट वाज इस मोमेंट के लिए फिर मूव. So that is how you were like sticking to doctor. But I've learned that you've also given JEE main and you've scored exceptionally well. जी जी What is the story behind that? मैम, द स्टोरी इज लाइक मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होता है मेंस में, तो फिजिक्स केमिस्ट्री तो आकाश वाले करवा रहे थे, प्लस मेरा खुद का भी स्ट्रांग था, प्लस मेरे एक चाचा जी हैं, उन्होंने भी काफ़ी हेल्प करी मेरे को केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लस मैथ्स. मैंने मैथ्स मेडिकल में नहीं लिया है, लेकिन मेरी मदर जो है वो प्रोफेसर है मैथमेटिक्स की, नेशनल ऑथर है मैथ्स में, तो मैथ्स तो मेरे जीन्स में आया था, तो इवेंचुअली मैथ्स भी हो गया एंड आई स्कोर्ड 99.69 परसेंटाइल इन मैथ जेईई मेंस. That's amazing. थैंक यू. When you were scoring low, अगर कोई ऐसा फेज था, तो अपने स्ट्रैटेजी में क्या क्या चेंजेस लेके आया आप ओवर द कोर्स ऑफ टाइम दैट यू कवर्ड अप ऑन दैट? मैम, आई बिलीव कि जो मेरी टेस्ट में गलतियां होती थी ना, जैसे ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं था जो मेरे को नहीं आता था, ऐसा कुछ नहीं था कि मेरे को कहीं पे उस पॉइंट ऑफ व्यू से इंप्रूव करना है कि मेरे को और पढ़ना है या फिर वो ऐसा कुछ. मैं जो टेस्ट में मिस्टेक करता वो मोस्टली होती थी, OMR मिस्टेक कर दी, क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा, तो उसके लिए मैं और टेस्ट प्रैक्टिस करने लग गया और थोड़ा और फोकस से टेस्ट करने लग गया. जैसे मैं अगर आपको अपने टेस्ट करने की स्ट्रैटेजी बताऊं, तो मैं पूरा एक एक क्वेश्चन में एक एक वर्ड अंडरलाइन करता था, भले से वो इतना इंपॉर्टेंट ना भी हो कि मेरे को कोई भी मिस आउट ना हो जाए, मेरे को पेपर के बाद में ये रिग्रेट ना हो कि अरे ढंग से नहीं पढ़ा. और तो OMR मिस्टेक, मैंने OMR को और टाइम देने लग गया कि मैं OMR को मैं आराम से आधा घंटा लगा के भरूंगा, कोई दिक्कत नहीं है. तो वो सारी चीज़ थी, और प्लस पापा मम्मी ने जो गाइड करा कि ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, पहले फिजिक्स केमिस्ट्री ऐसे करके जो मैं पूरा पैटर्न बना के दिया, तो वो तो वर्कड आउट वेल. तो व्हाट वर योर प्रिपरेशन प्लान? मतलब वो करिकुलम आपने क्या फॉलो किया? एनसीईआरटी में से पढ़ा, नोट्स में से पढ़ा? व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी ऑन दैट, द मटेरियल दैट यू स्टडीड? मैम, जब हमारे FTs चल रहे थे स्टार्टिंग में, जब चैप्टर पढ़ाते थे, तो उसके कुछ चैप्टर्स के बाद FTs होते थे, तो उसमें मेरी बेसिकली स्ट्रैटेजी होती है कि NCERT 1 से 2 बार पढ़ ली, उसके बाद नोट्स पे मैं FTs के टाइम पे पूरा नोट्स पे फोकस रखता था. मेरे को नोट्स की एक एक वर्ड, एक एक लाइन याद हो, कितना भी एक्स्ट्रा हो, या फिर बहुत बार ऐसा सुनने को मिलता है कि ये तो एक्स्ट्रा है, ये नहीं आएगा, लेकिन उस टाइम पे मैंने एक एक चीज़ याद करी. उसके बाद हमारी क्विजेज आए, क्विज के टाइम पे मैंने नोट्स प्लस NCERT का कॉम्बाइंड रखा, और फिर जब बाद में हमारे पोल्स हुए, तो पोल्स तो प्योर NCERT बेस्ड ही हैं, तो उसमें आपको एक एक NCERT की एक एक लाइन, एक एक क्वेश्चन से आपको डीप थॉरो हो जाता है. फिर हमारे PhD स्टार्ट हुए, तो PhDs में मेरा फोकस था कि बायो के लिए मैं NCERT रखूंगा, NCERT की एक लाइन पढ़ूंगा, और फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए, ये मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जाम से 1 महीने पहले हमारे PhD चल रहे थे, तो उस टाइम पे मैं फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए नोट्स पढ़ूंगा, तो उससे मैं नोट्स के टच में आ गया फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है. मतलब सिर्फ NCERT बेसिस से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, लेकिन नोट्स आपको और अच्छी से ग्रिप देता है NCERT पे. तो मैं उस टाइम पे NCERT मैंने पढ़ ली, और जब हमारे कंप्लीट सिलेबस चल रहे थे, तब मेरा थॉरो रिवीजन NCERT के थ्रू ही था. मैंने एक एक लाइन रीड करी, एक एक क्वेश्चन का, तो इस तरह से पूरी स्ट्रैटेजी थी. तो मेन पॉइंट ऑफ टाइम जब नीट आया, तो मेरे को NCERT भी अच्छे से आती है और नोट्स भी काफी अच्छे से आते. तो जब नीट आया, नीट से 1 हफ्ते पहले तक, हाउ नर्वस वर यू, हाउ नर्वस वर योर पेरेंट्स? मैम, पेरेंट्स शायद बहुत नर्वस थे, मैं एकदम चिल था. मैं रियलाइज ही नहीं कर रहा था कि नीट आ रहा है, क्योंकि मैं कुछ भी टेंशन लेता था तो पापा बोलते थे अभी कभी चिल कर, तो पापा थे, मम्मी थी, तो मेरे को नीट की टेंशन एक्चुअली हुई नहीं. मैं सुबह जब नीट के लिए गाड़ी में बैठ के जा भी रहा था, जब मैं चिल था, मम्मी पापा टेंशन में थे ऑफ कोर्स, लेकिन मैं चिल था क्योंकि मेरे को नीट की टेंशन थी नहीं. मैं रियलाइज नहीं करता कि नीट आ रहा है. आई वाज लाइक कि नॉर्मल एग्जाम है, जाके देना है, बाहर आ जाना है.
बस इतना ही है। एग्जाम में जाके ध्यान है और चैंपियन बन जाना है, बस यही था। Events, yeah. सो वी हैव सम फ्यूचर चैंपियंस विद अस बिल्कुल, और इनके जी। कई सवाल जवाब हैं, तो लेट्स श्योर श्योर। ओपन द फ्लोर टू देम। या प्लीज। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस भैया। मैं पूछना चाहता था, आप जो पेपर करते थे उसका ऑर्डर क्या रहता था, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में उसका? अच्छा, तो ऑर्डर देख, मेरे को अपना ऐसे इनिशियली लगता था कि मेरा केमिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग पार्ट है, कि मेरे को केमिस्ट्री में डाउट्स नहीं आएंगे, मतलब इतने क्वेश्चंस में डाउट्स नहीं रहेगा, तो मैं सबसे पहले केमिस्ट्री अटेम्प्ट करता था, फिर बायो, फिर फिजिक्स। फिजिक्स मेरे को ऐसा लगता था, मेरे को इनिशियल लगता था कि फिजिक्स मेरा थोड़ा वीक है, तो मेरे को ऐसा लगता था कि मैं पूरा पेपर कर लूंगा, 3 सब्जेक्ट कर लूंगा, तो अब मेरे पास बस फिजिक्स है और मैं हूँ कि अब तो फिजिक्स ही बची है, सारा कर लेंगे, उस टाइप से था। तो इसलिए फिजिक्स लास्ट में, बाकी तीनों पार्ट में। और एक एक सब्जेक्ट का टाइम क्या रहता था पेपर में एवरेज? टाइम देख, मैं जो मैं पेपर को डिवाइड करता था, एक पहले गो में पेपर सॉल्व करा और उसके बाद रिवीजन करी, तो मैं रिवीजन को अपना मेजर टाइम देता था। जैसे मैं आपको बताऊं तो मेरी पूरी केमिस्ट्री 15 से 17 मिनट में हो जाती थी, पूरी बायो मिला के 15 से 17 मिनट, तो मेरे 30 से 35 मिनट्स के बीच में ये 3 सब्जेक्ट निपट जाते थे। उसके बाद मैं रिवीजन करता था, मैं केमिस्ट्री को आधे से पौना घंटा रिवीजन में देता था, मतलब मैं पेपर सॉल्व कम टाइम में कर रहा हूँ, रिवाइज ज्यादा टाइम में कर रहा हूँ। उसके बाद बायो को भी सेम, और फिर जब मैं लास्ट तक आता तो मेरे 1 घंटे 20 मिनट बचते थे फिजिक्स के लिए। उस टाइम पे मैंने पूरा फिजिक्स कर लिया, एक बार सॉल्व हो गया, फिर रिवाइज कर दिया, फिर मार्क्स। कंग्रेचुलेशन भैया। थैंक भैया मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे एवरी नीट एस्पिरेंट का यही कि नीट थोड़ा मतलब फिजिक्स थोड़ा वीक पॉइंट होता है, तो उसके लिए मतलब आपका क्या अप्रोच था, देन क्या आपका क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग का पैटर्न क्या था, लाइक मॉड्यूल में से सेक्शन ए का जो मतलब लेवल 2 का जो सेक्शन ए वाला पार्ट था लिटिल बिट थोड़ा टफ, तो उसमें मतलब क्या स्ट्रैटेजी रहती थी आपकी? तो फिजिक्स में सबसे पहले आई विल एडवाइस कि जो नोट्स लिखवा रखे हैं ना, वो टोटली गोल्ड नोट्स हैं, मतलब उनको तो नोट्स को तुम अच्छे से रट लो, सारे कॉन्सेप्ट जो क्लास में मिल रहे हैं उनको सबसे अच्छे से ग्रास्प कर लो। फिर कुछ क्वेश्चन में डाउट तब भी बचता है, क्योंकि हमें और प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो आप मॉड्यूल सॉल्व करते हो, मॉड्यूल में जैसे आपने बताया लेवल 2 का जो सेक्शन ए पार्ट होता है वो कंपैरेटिवली मुश्किल टफ होता है, लेकिन सेक्शन बी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, तो उससे आपको उसका भी आइडिया लगता रहता है कि आप नीट से रिलेवेंट हो, नीट के कितने क्वेश्चन आपके बच जा रहे हैं, कितने में डाउट्स आ रहा है। उसके बाद मॉड्यूल कर लिया आपने, मॉड्यूल के बाद कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट के बाद लास्ट लीप है, लास्ट लीप के बाद एमकैप्स हैं, और ऐसे करके एनसीईआरटी मैप्स है, और अभी एक नई बुक भी आई है, नो योर एनसीईआरटी बुक आई है। जैसे आप ये सारी बुक्स कर लोगे ना, तो आपको अपने आप चैप्टर पे इतना कॉन्फिडेंस, क्योंकि आप ये सारी बुक मिला के लगभग 400 से 500 सवाल हर चैप्टर के कर लोगे। मैंने इतने सवाल के आसपास हो जाते हैं। तो जब इतने सवाल होने के बाद आपको उस चैप्टर पे कॉन्फिडेंस आ जाता है कि और कहाँ से पूछ लेगा, सब कुछ तो कर लिया, और कितना ही क्या ही बचा है। Congratulations भैया for Thank you. achieving this grand success. Then I would like to know your opinion on कि मतलब अगर मेरे पास एक लिस्ट ऑफ चीज़ें करने का आज का, तो क्या मैं उसको मतलब स्पीड से करूँ या फिर उसको एक ही चीज़ को करूँ बट थोड़ा मोर फोकस होकर करूँ, क्योंकि नीट में तो इवेंचुअली आपका सिंपल आना है बट आपके एफटीज में थोड़ा हाई लेवल क्वेश्चन आ सकता है। सो व्हाट्स मतलब मेरा मेथड क्या होना चाहिए उस चीज़ का? नहीं, इस पे एफटीज थोड़ा कंपैरेटिवली हाई लेवल होते हैं, आई टोटली एग्री कि नीट के कंपैरिजन में एफटीज प्लस लेवल के होते हैं। एआईटीएस जो होती है वो एकदम मतलब हल्का सा प्लस रहेगा, लेकिन नीट का एक्चुअल पिक्चर होती है। और बाकी के जो आगे तुम्हारे टेस्ट होंगे कोई हल्का सा प्लस लेवल का होगा। पीएसटीज और सीएसटीज एकदम नीट के हिसाब से चलते हैं। तो जैसे तुम्हारा सवाल है कि मैं पूरे फोकस से करूं एक चीज को या फिर सारी चीजें करूं, मतलब विद स्पीड? हाँ, क्योंकि तो सारी चीजें करनी है पूरे फोकस के साथ। दोनों चीजें करनी है, नहीं दोनों चीज अगर छोड़ नहीं सकते और किसी पे कम फोकस नहीं कर सकते, समझ रहे हो। तो आप ऐसे जरूर कर सकते हो कि मान लो एक एफटी है, आप उसके लिए सारा नहीं कर पा रहे हो, तो जो सबसे पहले कैटलिस्ट तो करनी है, कैटलिस्ट है, मॉड्यूल्स हैं, और लास्टली फिर भी एक सेकेंडरी चॉइस होती है कि अगर आपको और अच्छे से कॉन्फिडेंस चाहिए तो आप लास्ट लीप कर लो। अगर आपको उतना टाइम नहीं मिल रहा है तो आप एफटी के बाद कर लो। द पॉइंट इज कि आपको करना जरूर है, सारी बुक्स करनी है। थैंक यू सो मच। कमिंग बैक टू इट, हम लोग शुरुआत से बात कर रहे हैं ना आपके पेरेंट्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल रहा है, एंड वी हैव योर फादर हियर, सो वी वुड लाइक टू इनवाइट हिम ऑन द स्टेज एंड हैव अ वर्ड विद अस, सो प्लीज। सर, सबसे पहले तो मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन हिज ह्यूज सक्सेस, और इसकी जर्नी में आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है एंड आपकी वाइफ का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। तो इस टाइम के दौरान आपने क्या क्या ऐसी चीजें करी हैं टू एंश्योर कि इसको बेस्ट ऑफ एवरीथिंग मिले? मैम थैंक्स। मैम, हर पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए बेस्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन इस पीरियड की जर्नी में जो मेरा अनुभव है, ये हाई प्रेशर टाइम होता है बच्चे के लिए, क्योंकि उसकी लाइफ का डिसाइडिंग मोमेंट होता है और हर बच्चा अपने लिए बेस्ट करता है। तो एज ए पेरेंट्स मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, बच्चे पे प्रेशर माउंट ना करें और इस टाइम उसे कूल रखने की कोशिश करें। वही हम लोगों ने किया। जहाँ जहाँ ये मेंटली थोड़ा बहुत परेशान हुआ कि मैं पापा ये नहीं कर पा रहा हूँ, आई कॉन्ट डू इट, मेरे से नहीं हो रहा है,
तो वहाँ हमने इसे बैकअप दिया कि डू वट एवर यू कैन डू योर बेस्ट, यू आर दी बेस्ट। और जैसे भी तुम हो वैसे ही हमारे लिए, आप वर्ल्ड के हीरो हो या ना हो, लेकिन तुम हमारे हीरो हो, सुपर हीरो। तो जब पेरेंट्स का बैकअप किसी बच्चे को मिलता है तो उसकी परफॉर्मेंस में कम से कम 2 सवालों का अंतर आ जाता है। तो जब इनके लो स्कोर्स आते थे, कभी ना कभी एक ऐसा टाइम रहा होगा कि वो उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, तो उस टाइम में आप कैसे अपने शेड्यूल में, इनके शेड्यूल में चेंजेस लेके आते थे ताकि ही कैन डू द बेस्ट? मैम, ये जो जर्नी है ये खाली 2 या 4 साल की नहीं है। जो ये बच्चे बैठे हैं, जो ये चैंप्स हैं या आने वाले चैंप्स हैं, ये बच्चे थ्रू आउट अपनी एजुकेशन पीरियड में बेस्ट रहे हैं। तो हर फेस में कहीं ना कहीं अप एंड डाउन्स आते हैं, हमारी लाइफ में भी अप एंड डाउन्स आते हैं। तो हमें अपने बेस्ट को याद रखना होता है। हमने इसके बेस्ट को याद रखा, इसे इसके बेस्ट को याद दिलाया। स्टडी प्लान में कोशिश की कि जहाँ जहाँ इसके माइनस है, क्योंकि गलतियाँ एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन गलतियों को रिपीट ना करना एक चैंपियन की प्रक्रिया है। तो हम इसकी गलतियों को जहाँ जहाँ वीक पॉइंट्स थे बताते रहते थे कि भाई आप यहाँ यहाँ गलतियाँ कर रहे हो, और इसने उन गलतियों को रिपीट नहीं किया, दैट्स वाई ही इज हियर। और मैं तो विश करूँगा सभी को भगवान ऐसे बच्चे दे जो पेरेंट्स की बात सुने, क्योंकि टीचर और पेरेंट्स सिर्फ आपके लिए लड़ते हैं। वो आपसे आपके लिए लड़ रहे हैं, उनका खुद का कोई बेनिफिट नहीं होता। तो इसने किया। तो सर, जितने भी पेरेंट्स हैं नीट एस्पिरेंट्स के या किसी भी एग्जाम के एस्पिरेंट्स के, तो उनके पेरेंट्स को आपकी क्या टिप्स रहेंगी कि वो जरूर इन्हें फॉलो करें ताकि इसके जैसे उनका बच्चा भी एक्सेल करे? मैम, बच्चे पे प्रेशर माउंट ना करें, अपने बच्चे पे विश्वास रखें। ईश्वर ने उसके लिए कुछ ना कुछ अच्छा रखा है, जो ईश्वर ने उसके लिए बेस्ट रखा है वो उसे मिलेगा। प्रेशर माउंट करने से बच्चा माइनस में जाता है। और मैं सभी पेरेंट्स को अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि 720 नंबर बच्चा नहीं लाता। कोई भी बेस्ट से बेस्ट बच्चा जितने भी नंबर लाता है, पेरेंट्स उसमें एक सवाल को अपने व्यवहार से सही करवा सकते हैं। बच्चे पे विश्वास करके, उसको कूल रख के, उसको नॉर्मल रख के। करेक्ट। तो आपकी क्या टिप्स रहेंगी उन स्टूडेंट्स को हु आर एस्पायरिंग टू बी लाइक यू? फर्स्टली मैं जो सबसे मेन फोकस डालना चाहूँगा इस बात पे कि जब आप क्लास में हो तो आपका 100% अटेंशन शुड बी ऑन द टीचर। आप क्लास में जितना टीचर से ग्रास्प कर सकते हो ना, उतना मैक्सिमम करिए। आपको वो बुक्स में नहीं मिलेगा, आप बुक्स रीड कर लोगे आपको वो नहीं मिलेगा, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे आपको वो नहीं मिलेगा, जितना आप क्लास में रह के टीचर से ग्रास्प कर सकते हो। मेरे को याद है, मैंने 4th क्लास के बाद एक भी हॉलीडे नहीं ली। मैं 4th क्लास से 12th क्लास तक बिल्कुल रेगुलर था स्कूल, मेरी कोई भी छुट्टी नहीं है, क्योंकि मेरे को क्लास में बैठ के जो मैंने सीखा है वो किसी और चीज से नहीं मिल सकता है। मैं 11th 12th में मेरे को क्लास, अगर कोई एक्स्ट्रा क्लास भी लग रही है, मेरे को वो टॉपिक फिर भी उतना मेरा वीक इतना नहीं है, मैं फिर भी उसको अटेंड करने की कोशिश करता था, क्योंकि आई वाज लाइक कि कुछ और मिलेगा, मैं कुछ टीचर से और गेन करूंगा। तो क्लास में रह के एक आपका 100% फोकस शुड बी ऑन द टीचर। जो एक टीचर एक लाइन कह रहा है वो आपके माइंड में छपी होनी चाहिए। मेरे को पेपर के टाइम पे भी ऐसे याद आता था कि ये सर ने उस पॉइंट पे बताया था, मैम ने ये पॉइंट बताया था जो इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो मेरे को नोट्स से ज्यादा, एनसीईआरटी से ज्यादा इनफैक्ट आई वुड से मेरे को टीचर्स की लाइनें याद थी। तो एक पहला पॉइंट वो, और सेकेंडली सब कुछ खुद करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं इनिशियली मैं सोच रहा था कि मैं प्लानिंग भी खुद कर लूंगा, सारा काम भी मैं कर लूंगा, जैसे, लेकिन मैंने बाद में मेरे से वो वर्कआउट नहीं करा। तो मैंने सारा एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट जितना भी था, जितना मैक्सिमम मैं डाइल्यूट कर सकता, मैंने पेरेंट्स को दे दिया, मैंने टीचर्स से हेल्प ली कि टाइम शेड्यूलिंग वगैरह आप करें, मेरे को वो सब बताया। तो मैंने सारा काम डाइल्यूट करके मैंने अपने ऊपर बहुत कम काम छोड़ा कि मेरे को बस पढ़ना है, इसके अलावा कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क वगैरह वगैरह मैंने लिया ही नहीं। तो सेकंड थिंग ये कि आप सारा कुछ आप नहीं कर सकते, आपको काम डाइल्यूट करना पड़ेगा। अपनी फैमिली से हेल्प लीजिए, टीचर्स की हेल्प लीजिए, और दे आर देयर फॉर, वो हेल्प करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो आप फैमिली से हेल्प लीजिए, टीचर्स से हेल्प लीजिए। ऐसा नहीं कि मैं अकेले जर्नी लड़ जाऊंगा, इट्स सिंगल जर्नी नहीं है, इट्स एन आर्मी हु फाइट्स। It's not the single person who gives the exam, the whole The whole family, family. the whole faculty members and the people who have invested Yes, into you ma'am. too. Totally. Thank you so much. It has been a great conversation. Thank you so much, sir. I wish you all the very best, and again, many congratulations you. on such a huge success.